बस तेरा साथ और ड्रामा वैसे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं आपको ये बार बार बात कह चुका हूँ कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो बिल्कुल मेरी लाइफ से मिलती है। बट इस ड्रामे के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है जो मेरे ख्याल से लाजमी आइडेंटिफाई करनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर वो चीज़ ना होती तो शायद ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। वो छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो अनस का कैरेक्टर हमें दिखाया गया है, क्या ये अब सिर्फ इस ताया जान के पास ही रहेगा और ताई जान की बातें सुनेगा और यहाँ पर अपने कज़न से टॉर्चर ही करवाता रहेगा खुद को, या फिर कुछ अच्छा स्टेप भी लेने वाला है। और ख़ास तौर पे इसकी जो फुप्पो आई हुई है घर में, वो क्या करने वाली हैं। और अंसा जमील का बड़ा कमाल का स्वैग दिखाया जा रहा है इस ड्रामे के अंदर, जो पर्सनली मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। मैं बताऊंगा आपको कि आगे से ये बंदी क्या करने वाली है, जिसकी वजह से ड्रामा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज़ दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले हम उस मेजर मिस्टेक को डिस्कस कर लेते हैं जो हमें नज़र आ रही है इस ड्रामे के अंदर, इवन दो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और यूनिक है। अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर भैया के एक ऐसा शख्स जो दिखने में कुछ भी नहीं तो कम से कम 35 से 36 साल का लग रहा है, अनस नाम का जो कैरेक्टर फरहान सईद जो प्ले करने लग रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, मेरे ख्याल से वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एज लग रहा है। मतलब वो किसी भी एंगल से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं लग रहा है। एंड सेम गोज विद सना जावेद एज वेल। सना जावेद ने इवन दो बड़ा वेट रिड्यूस किया हुआ है, हर एंगल से अपने आप को बड़ा छोटी लड़की दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रही हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ओवर एज लग रही हैं। तो दोनों का भी जो सीन है ना, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का नहीं लग रहा। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि आप इनको किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बजाय यहाँ पर ऑफिस के अंदर भी दिखा सकते थे। वो ऑफिस के अंदर कोई आम सी जॉब कर रहा होता और अपनी सैलरी भी घर लाकर दे रहा होता, और दूसरी तरफ यहाँ पर अंसा जमील का जो कैरेक्टर है वो भी वहाँ पर जॉब कर रही होती और इस तरीके से इनका इंटरेक्शन होता। अगर आप इस कॉलेज यूनिवर्सिटी को दरमियान से निकाल दो और इन दोनों को किसी जॉब पे फिट कर दो तो मेरे ख्याल से स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड यस, एक और बात जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ फ्रॉम द डे फर्स्ट, के भाई नो डाउट कि ये सारे जुल्म होते हैं, मेरे पर भी हुए हैं, बट आई वॉज दी ओनली 13 to 14 ईयर्स ओल्ड ऑन दैट टाइम। मतलब 13-14 साल के लड़के के साथ तो ये सारा कुछ आप समझ सकते हो कि हाँ, उस पर कोई चाची ताई जो है ना वो इस तरह से अपना रोब जमा रही है या घर के सारे काम करवा रही है, या चाचा या ताया उसको बहुत इज्जत करके रख रहा है। एक 34-35 साल का बंदा समहाउ इतना इंटेलिजेंट ज़रूर हो जाता है। और इट्स सो फार फेच्ड टू थिंक के मतलब यहाँ पर वो ज़िंदगी का इतना अरसा अपने चाचे ताए के जो है ना वो प्रेशर में आकर उसी घर के अंदर उनका गुलाम बन के गुजारेगा। तो ये एक और बहुत बड़ी मेरे ख्याल से मेजर मिस्टेक है, जो कि अगेन रिलेट करती है एज ग्रुप से। तो एज ग्रुप जो दिखाया गया है उसको सही से फिट नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि या तो ये रोल किसी ऐसी एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस को देना चाहिए था जो कि वाकई छोटे दिखते, जैसे मायरी की कास्ट आपको बहुत अच्छे से याद है, दे वर परफेक्ट फॉर दिस रोल एज वेल, क्योंकि इससे पहले भी उन लोगों ने इसी तरह के रोल किए हैं कि जहाँ पर अपने बड़ों को एक्सपोज किया और वो बड़ा परफेक्ट किया। तो ये ड्रामा मेरे ख्याल से उसी कास्ट को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई करता अगर उनकी तरफ से प्ले किया जाता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फरहान सईद ने अच्छी एक्टिंग नहीं की या फिर सना जमील बहुत ही फजूल एक्टिंग कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक्टिंग वॉज परफेक्ट, बट एक ये एज वाला मसला है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या अनस बेचारा इसी घर के अंदर सड़ता रहेगा और कोई चक्कर नहीं होने वाला, तो एक चीज़ बड़ी अच्छी दिखाई है कि चलो ठीक है, ख़ानदान के अंदर सारे लोग ही बुरे नहीं होते। एक फुप्पो उसकी ऐसी ज़रूर है जो ऐसे में बड़ा उसके लिए दर्द रखती है, और उसने घर आकर देख लिया कि किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। और ख़ास तौर पे अब जब वो अपने अब्बा मियाँ के साथ बैठी है तो यहाँ पर वो एक ही प्लान कर रही है, और वो ये कि किसी तरीके से जो है ना हम अपनी बेटी को ब्याह दें। अब वो बेटी बना हुआ है घर में, तो मतलब कहने का ये है कि अब वो उसके रिश्ते की बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो अब्बा जी कहते हैं कि मैंने इसका रिश्ता जो है ना वो शहरीन के साथ करने की कोशिश की थी, और फुप्पो ने कहा शहरीन कहाँ हमारा अनस और कहाँ शहरीन, यानी कि दैट वाज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो शहरीन ने की कि कहाँ तुम कहाँ मैं। तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब उसको सुनने को मिलती है उसकी फुप्पो की जानिब से, तो ये चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देगी कि हैं मतलब ये क्या समझती है कि मेरा लेवल उसके साथ है ही नहीं, कि वो मेरे से भी ऊपर है। तो ये चीज़ शरीन को बहुत तकलीफ देगी और वो चीज़ डिस्कस करेगी अपने अब्बा मियाँ के साथ, और घर में फिर अगेन फाइट हो। मतलब अभी की जो फाइट ख़त्म हुई है वो उसके भाई की वजह से हुई है, और जो अगली फाइट होगी वो शरीन की वजह से। और शरीन को लेकर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ
कि वो जिसका भाई दिया इसके भाई ने अपनी गाड़ी के नीचे, और यहाँ पर वो बड़े पावरफुल भी थे और इनको फुल टाइम सबक सिखाना चाहते थे। कैन यू इमेजिन कि यहाँ पर शरीन ने क्या किया कि जिस तरीके से वो उस लड़के को देख रही थी और उसको देखने के बाद जैसे वो इशारा करती है गाड़ी की तरफ जाती है, और फिर बाहर से अपनी डेट उसके साथ फिक्स करके उसके साथ थोड़ा हैंग आउट करके, मतलब हाउ चीप दिस इज़ ना, कि आप अपने भाई को बचा रहे हो उस बंदे से कि मतलब वो आपके ऊपर से, आपके भाई के ऊपर से केस ख़त्म कर दे, आप उसको किसी भी तरह से खुश करने के लिए तैयार हो। तो दैट वाज वेरी डिस्गस्टिंग एंड आई बिलीव कि जिस टाइम शहरीन के भाई के सामने ये चीज़ आएगी तो वो और भी बड़ा फड़फड़ाएगा कि बेचारा कैसे जेल से बाहर आया, उसकी बहन ने कौन सी कुर्बानी दी। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ टैबू बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड रियलिस्टिक एज वेल। और इस फैमिली के ऊपर तो बहुत कुछ आने वाला है और इसीलिए ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी, क्योंकि स्टार्ट में जितना ज़्यादा ये लोग अनॉय कर रहे हैं हमारे अनस को और बाकी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन फील होगी जब ये सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी। जैसे शरीन ने क्या हरकत करके अपने भाई को बचाया, और फिर उसके बाद अनस जो है वो ख़ास तौर पे जब इस घर के अंदर सबका ग़ुलाम बना हुआ है तब तक तो सब कुछ परफेक्ट है। बट आप ये देखें कि दूसरी तरफ जो सना जमील का करैक्टर दिखाया गया, सॉरी सना जमील कह रहा हूँ मैं, अंसा जमील का करैक्टर दिखाया गया है, वो भी बड़ा परफेक्ट है। मतलब आपने दिखाया है इस ड्रामे के अंदर कि अगर आपका भाई आपको आपका हक ना दे तो आपके पास कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो, आप किस तरीके से अपने हक के लिए खड़े हो सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपने जस्ट अपने भाई का गुलाम बन के हाथ बांध के खड़े हो जाना या फिर सारी ज़िंदगी बैठकर तड़पना ही है। आपके अंदर इतनी ज़ुबान ज़रूर होना चाहिए, इतना करी ज़रूर होना चाहिए कि आप अपने हक के लिए खड़े हो सको, और दुनिया का कोई शख्स जो है ना वो आपसे आपका हक नहीं छीन सकता अगर आपको पता हो कि आपने उसको टैकल कैसे करना। तो बड़े अच्छे से उसको दिखाया गया कि वो अपनी उसी शॉप पर जाती है, वहाँ पर जाकर जो है अपना प्रॉब्लम बताती है, अपना रेंट भी ले आती है और उसकी फ़ीस भी पे कर देती है। फिर घर में आकर वो जिस तरीके से अपने आप को रूम में बंद कर लेती है, और मुझे पहले लग रहा था शायद 15 पे कॉल करेगी, बट उसने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि वो उसी अंकल को फ़ोन किया और फिर वहाँ पर आकर वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं। तो मुझे अब ऐसी फीलिंग आती है कि चूंकि यहाँ पर अब इसने भाई के साथ टक्कर ले रही है और भाई इसका बड़ा खर दिमाग है, तो वो हो सकता है इसको जान से मारने की कोशिश भी करे। और ये जो अंकल हैं ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि इस घर में इस बच्ची का सही से गुजारा नहीं है, तो इस अंकल का अनस की फुप्पो के साथ मिलना बड़ा ज़रूरी है। और अनस की फुप्पो भी चूँकि वो अब अनस से पूछती है कि कोई सी लड़की का नंबर नहीं है, तो अनस बेचारा ठहरा इतना शरीफ कि वो बिल्कुल भी नहीं बताता कि हाँ कोई लड़की भी ऐसे कनेक्शन में है। बट आई बिलीव कि इसकी फुप्पो जाकर यूनिवर्सिटी में ज़रूर देखेगी कि कौन सी लड़की इसके आगे पीछे है, और फिर उससे मिलकर इस बात को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लेगी, या इसके दोस्तों से पूछ के कि अच्छा क्या इन दोनों का कोई पैचअप हो सकता है नहीं, जो कि 100% हो सकता है। दो बेचारे मजलूम, एक के पास दुकान है लेकिन वो बेचारी मालिक नहीं बन पा रही और दूसरा बेचारा इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो दोनों की स्टोरी मोरलेस सेम है। और यहाँ पर जब दो इस तरह के लोग मिलते हैं तो वो धमाका करते हैं। खास तौर पे जब आपने लाइफ में इतनी सारी डिफिकल्टीज देखी हो ना, तो उसके बाद कोई एक ही ऐसी चीज़ जो होती है ना वो आपको बड़ा सुकून दे रही होती है। तो असल तड़का इस ड्रामे के अंदर तब लगेगा जब हमारे अनस की शादी हो जाएगी, और शादी के बाद किस तरीके से जो है हमारी अंसा जमील वो अनस को उसका हक दिलवाने में कामयाब होगी और अपना भी हक लेगी अपने भाई से। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। शादी के बाद अनस ने जो इन सब को इतनी वो जैसे कहते हैं ना हड्डर आम बनाया हुआ था, नाश्ता भी मिल रहा है, सारे काम भी हो रहे हैं, वो जो है ना वो बड़े मालक बन के बैठे हुए हैं चौड़े होकर, तो वो सारी चीज़ें जब उनकी रुकेंगी तो फिर ये जो है ना शीरी कहेगी कि हाँ आप सब लोग तो अनस को बड़ा काम कहते थे, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, अब वो चला गया तो अब समझ आई है। और इसे खुद भी बड़े अच्छे से समझ आएगी कि कैसे जो है वो ये उसको रिजेक्ट कर रही थी और उसको आगे से इतनी अच्छी लड़की मिल गई है। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा, और बड़ी मज़े की एपिसोड थी इसकी, जितनी भी दोनों लेटेस्ट एपिसोड थी मैं देख रहा हूँ इसको। अनफॉर्चुनेटली मैं रेगुलरली इस पर रिव्यूज़ नहीं कर पा रहा, बट मैं इसको देख जरूर रहा हूँ एंड आई बिलीव कि ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको कैसा लग रहा है ड्रामा, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा कौन सा ऐसा ड्रामा है जो आप समझते हो कि मैं उस पर रिव्यू नहीं कर रहा, मुझे करना चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।